जय हिंद बच्चों। आज हम सब मगध पर शासन करने वाले पहले राजवंश हर्यक वंश और दूसरे राजवंश शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि कल के वीडियो में हमने बताया था आपको कि प्राचीन भारत में मगध पर किन किन राजवंशों ने शासन किया, उसके बारे में हमने संक्षिप्त में चर्चा किया था। आज उन सब राजवंशों के बारे में क्रमिक रूप से क्रमशः विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हर्यक वंश जिसे शिशुनाग वंश भी कहा जाता है। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था और इस वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के बीच था। यद्यपि हर्यक वंश के कई शासकों ने क्रमिक रूप से मगध पर शासन किया, लेकिन उन शासकों में 3 ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार जो हर्यक वंश के प्रथम शासक और संस्थापक थे। बिंबिसार जिन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना किया था, मतलब मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया। बिंबिसार को इतिहास में श्रेणिक या सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व के बीच था। बिंबिसार बड़ा ही साम्राज्यवादी प्रकृति के शासक थे। योग्य सेनापति, कुशल शासक, सभी गुण इनमें मौजूद थे। इन्होंने गिरिव्रज, जिसे वर्तमान में राजगृह कहते हैं, को अपनी राजधानी बनाया और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इन्होंने वैवाहिक नीति का अनुसरण किया। बिंबिसार अपने वैवाहिक नीति के अंतर्गत 3 बड़े शासकों की राजघरानों में अपने वैवाहिक संबंध जोड़ा। इन्होंने पहला विवाह कौशल नरेश की बेटी महाकोशला देवी से विवाह किया। महाकोशला देवी से विवाह करने के उपलक्ष्य में बिंबिसार को काशी ग्राम नामक एक गांव दहेज में मिला था। इतिहासकारों के अनुसार काशी ग्राम से बिंबिसार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया कर के रूप में प्राप्त होता था। बिंबिसार ने दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की बहन चेलना से किया था। यहां से भी इन्हें विशाल मात्रा में धन संपत्ति और सुरक्षा मिली थी। और तीसरा विवाह इन्होंने मद्र नरेश या मद्र की राजकुमारी खेमा से किया था। इसके अलावा इन्होंने कई छोटे छोटे सीमावर्ती शासकों से भी विवाह भी किया था। बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है महावग्ग, उस पुस्तक से पता चलता है कि बिंबिसार की 500 पत्नियां थी। कहा जाता है कि बिंबिसार मतलब मगध का अवंती से हमेशा संघर्ष होता था। अवंती हमेशा मगध को या मगध पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता था। तो अवंती के डर से या अवंती से सुरक्षा के लिए बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह की किलाबंदी करने की योजना बनाई थी। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था, वह बिंबिसार के मित्र थे। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को और महात्मा बुद्ध को संरक्षण प्रदान किया था। महात्मा बुद्ध
के संपर्क में आकर ही बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को बेलुवन नामक बगीचा उपहार में दिया था। बेलुवन का मतलब होता है बांस का बगीचा। बिंबिसार के दरबार में एक बहुत बड़े चिकित्सक रहते थे जिनका नाम था जीवक। जीवक हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के दरबार में रहने वाला उनका दरबारी राजवैद्य था। कहा जाता है कि अवंती के राजा चंद्रप्रदोत जो बिंबिसार का शत्रु था, विरोधी था, पीलिया रोग से वह ग्रसित हो चुका था, उनका राजवैद्य उस बीमारी को ठीक करने में सक्षम नहीं था, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार के दरबार में एक महान वास्तुकार निवास करते थे जिसका नाम था महागोविंद। कहा जाता है कि महागोविंद की देखरेख में ही राजगृह शहर की रूपरेखा तैयार की गई थी। लेकिन बिंबिसार जो एक महान योद्धा थे, कुशल विजेता थे, महान पराक्रमी थे, बड़ा निर्दयता तरीके से इनकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि सत्ता प्राप्ति की लालसा से वशीभूत होकर बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और हत्या करके सत्ता को प्राप्त कर लिया। मतलब बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का जो दूसरा राजा बना उनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु जन्म न लिया। अजात मतलब जिसका शत्रु जन्म न लिया हो या जिसका कोई शत्रु न हो उसे ही अजातशत्रु कहते हैं। यह बिंबिसार के पुत्र और उनका उत्तराधिकारी थे। अजातशत्रु का शासनकाल 491 ईसा पूर्व से 459 ईसा पूर्व के बीच था। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने जैसे ही अपने पिता की हत्या किया, इसे दुखी होकर इसकी माता महाकौशला देवी आत्महत्या कर ली। बिंबिसार की हत्या और महाकौशला देवी की मृत्यु के बाद कौशल नरेश ने काशी ग्राम का राजस्व बंद कर दिया। सत्ता प्राप्त करने के बाद अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण कर दिया। कई बार लड़ाई हुई, लेकिन हर बार के युद्ध में अजातशत्रु हार जाया करते थे और कौशल नरेश प्रसेनजीत इसलिए छोड़ देता था क्योंकि अजातशत्रु रिश्ते में भांजा लगता था। लेकिन अंत में इसके युद्ध से तंग आकर, अजातशत्रु के युद्ध से तंग आकर प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वजीरा से अजातशत्रु का विवाह करा दिया और पुनः काशी ग्राम का जो राजस्व था इसे मिलने लगा। अजातशत्रु चूंकि पिता की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था, इसलिए अजातशत्रु को हम पितृहंता के नाम से जानते हैं। भारत के इतिहास में पहला जो पितृहंता थे वह अजातशत्रु थे, क्योंकि इन्होंने पिता की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था। अजातशत्रु को इतिहास में कुनिक उपनाम से भी जानते हैं और कुनिक का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला। कहा जाता है कि काशी ग्राम से तो ये निपट लिए, लेकिन बिंबिसार ने दूसरा विवाह चेलना से किया था, लक्ष्मीगण राज्य की राजकुमारी। कहा जाता है कि जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद करके जेल में डाल दिया हत्या करने की नियत से, तो बिंबिसार ने चेलना के दो पुत्र जिसका नाम था हल और बेहल दो उनके पुत्र थे चेलना के, जो बिंबिसार से पैदा हुए थे। 18 लड़ी का हीरे का एक हार था, उसे दे दिया। बहुत ही ज्यादा कीमती था उस समय में। उस हार को लेकर के हल और हलाहल अपने मामा के घर आ गए, लक्ष्मीगढ़ राज्य में आ गए, चेतक के पास आ गए। उस अमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने एक विशाल सेना का गठन किया। अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए महाशिला कंटक मतलब पत्थर फेंकने वाला मशीन और रथ मुसल मतलब ऐसा रथ बनाया जिसमें चारों ओर से गदा लगा हो
और गंगा और सोन नदी के संगम पर सैनिकों को ठहरने के लिए एक किला की स्थापना कराया और लिच्छवी पर वैशाली पर आक्रमण कर दिया। हालांकि वैशाली पर जीतने में अजात शत्रु की सबसे ज्यादा मदद इनके मंत्री वर्षकार ने किया था, क्योंकि वर्षकार बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था और अजात शत्रु भी कूटनीतिज्ञ था। क्योंकि फूट डालकर शासन करने की नीति अगर भारत में किसी ने प्रारंभ किया तो अजात शत्रु ही है। क्योंकि फूट डालो और शासन करो की नीति के जनक भारत में अजात शत्रु को माना जाता है। अजात शत्रु वैशाली में जीतने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत तथा महाशिला कंटक और रथमूसल की सहायता से वैशाली को इन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया। और 91 से 491 ईसा पूर्व से 459 ईसा पूर्व लगभग 30 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। कहा जाता है कि इन्हीं के शासनकाल में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मतलब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई उस समय मगध के शासक अजात शत्रु थे और अजात शत्रु हर्यक वंश के थे। अजात शत्रु के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की पहली सभा बिहार के राजगृह में हुई थी और अजात शत्रु ने अपने सुरक्षा के लिए राजगृह शहर की पूर्णतः किलाबंदी करा दिया। लेकिन अजात शत्रु चूंकि अपने पिता की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था तो अजात शत्रु की भी हत्या उनके पुत्र उदयन या उदयभद्र ने कर दी। उदयभद्र जो अजात शत्रु का पुत्र और उनका उत्तराधिकारी था, इनका शासनकाल 459 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व था। उदयन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर उदयन या उदयभद्र ने 457 ईसा पूर्व में एक नगर की स्थापना किया। उस नगर को उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसे हम पटना कहते। और इन्होंने, उदयन ने राजगृह के जगह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी को बनाया और उदयन जैन धर्म को मानता था। उदयन के बाद हर्यक वंश के जो भी राजा हुए वह बड़ा ही कमजोर निकले। इसकी कमजोरी का फायदा उठाया और हर्यक वंश के जगह एक नए राजवंश की स्थापना हो गई। उस नए राजवंश का नाम था शिशुनाग वंश। लेकिन शिशुनाग वंश की स्थापना के बारे में विद्वानों में एक छोटी सी कथा है। कहा जाता है कि हर्यक वंश की शासन काल में राज परिवार में एक परंपरा चल गई थी कि सभी राजा की हत्या उनके पुत्र के द्वारा कर दी जाती थी। राजा अपने पुत्र के षड्यंत्र का शिकार होकर मारे जाते थे। इस गलत रीति के कारण मगध की जनता ने हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक को उनके पूरे परिवार के साथ मगध से खदेड़ दिया, मगध से भगा दिया। और मगध से भगा दिया तो मगध की शासन व्यवस्था की देखरेख करने के लिए शिशुनाग नामक व्यक्ति को लाया और हर्यक वंश के जगह उसी व्यक्ति को बैठा दिया। मन में प्रश्न होगा, ये शिशुनाग कौन था? तो शिशुनाग के बारे में कहा जाता है कि शिशुनाग वैशाली के किसी राजा का ही पुत्र था। इनकी माता, शिशुनाग की जो माता थी वह एक नर्तकी थी जो वैशाली के राजा के दरबार में रहा करते थे। शिशुनाग की माता ने बचपन में ही इन्हें त्याग दिया था और जंगल में छोड़ दिया था। वहां पर इनकी रक्षा एक नाग ने किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया शिशुनाग। मतलब वह शिशु जिसकी रक्षा, जिसकी देखरेख नाग ने किया। तो शिशुनाग बचपन से ही तेजस्वी था। हर्यक वंश के शासनकाल में शिशुनाग काशी ग्राम का अमात्य था। अमात्य का मतलब होता है प्रधानमंत्री। लेकिन देखा कि राज परिवार में उपद्रव हो गया है। उपद्रव का फायदा उठाकर शिशुनाग ने काशी ग्राम का अपने आप को गवर्नर घोषित कर दिया था। इनके बारे में मगध के वासियों को ज्ञान प्राप्त था
तो देखा यहाँ की मगध की जनता ने हर्यक वंश के राजाओं को राज परिवार सहित भगा दिया। इसी का फायदा उठाया शिशुनाग ने और मगध में आकर इन्होंने हर्यक वंश के जगह नाग वंश की स्थापना कर दिया। मतलब शिशुनाग जो नागवंश या शिशुनाग वंश के संस्थापक थे, इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। शिशुनाग राजा बनने से पूर्व काशी ग्राम के आमत थे। इन्होंने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र के अलावे वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। मतलब शिशुनाग के शासनकाल में मगध की दो राजधानी थी। पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी थी वैशाली। और शिशुनाग के शासनकाल में मगध के राज्य के सीमा में विस्तार हुआ था, क्योंकि शिशुनाग ने अवंती और वत्स को जीतकर मगध में मिला लिया। शिशुनाग के बाद इनका पुत्र कालाशोक, जिसे हम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं, कालाशोक जिसे हम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं, मगध का शासक बना। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक जब मगध का शासक बना तो इन्होंने वैशाली के जगह पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। मतलब एक ही राजधानी पाटलिपुत्र को रखा। और इनके शासनकाल की सबसे बड़ी घटना थी कि इनके शासनकाल में बौद्ध संतों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गया था, उस विवाद को दूर करने के लिए बिहार के वैशाली के चुलबग नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की दूसरी सभा का आयोजन हुआ था। इनके शासनकाल में ही बौद्ध धर्म स्थाविर और महाछांगिक नामक दो संप्रदायों में बट गया था। पुराणों के अनुसार कालाशोक या काकवर्ण ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में नंद वंश के बारे में चर्चा करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल डिसेंट आर्ट्स क्लासेज को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो बने आप तक यथाशीघ्र पहुंच जाए। धन्यवाद।